नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन के गुआंगशी में क्रैश हुआ है एक विमान। चीन की मीडिया ने विमान क्रैश की पुष्टि की है। पहाड़ के ऊपर दरअसल विमान उड़ रहा था, उसी दौरान इसमें आग लगी। दक्षिण चीन में ये एक बड़ा विमान हादसा हुआ है और चीन के यात्री विमान में 133 यात्री सवार थे। तो पहाड़ के ऊपर उड़ रहे विमान में अचानक से आग लगी। दक्षिण चीन में ये पूरा बताया जा रहा कि हादसा दक्षिण चीन में हुआ है, जहां पर चीन की मीडिया ने भी विमान क्रैश की पुष्टि की है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से धुआं वहां से उठता हुआ पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था विमान और उसी दौरान इसमें आग लगी है। चीन के गुआंगशी में ये क्रैश हुआ है विमान। दक्षिण चीन में ये बड़ा हादसा, जहां पर आपको बता दें कि इस चीन के यात्री विमान में तकरीबन 133 जो यात्री थे वो सवार थे और गुआंगशी में ये विमान क्रैश हुआ है। ये धुआं जिस तरह से उठ रहा है, इसी जगह पर ये विमान क्रैश हुआ। चीन की मीडिया ने हालांकि इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो पहाड़ के ऊपर यह विमान उड़ रहा था और अचानक से बताया जा रहा कि इसमें आग लगी है। दक्षिण चीन का इलाका जहां पर गुआंगशी में ये विमान क्रैश हुआ है। 133 यात्री चीन यात्री इसमें सवार थे और उसी दौरान ये विमान जिसमें आग लगी क्रैश हुआ। हालांकि क्या नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था और अचानक इसमें आग लग गई। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। साथ ही सुभाष यदुवंश, अविनाश सिंह चौहान, विनीत सिंह, सुदामा सिंह पटेल और ब्रजेश सिंह प्रिक्षु को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो 6 और एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 30 पहले किए जा चुके थे। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है, कानपुर से अविनाश सिंह चौहान को और बस्ती क्षेत्र से सुभाष यदुवंश को टिकट दिया है। कांची से सुदामा पटेल। और कुल मिलाकर अब ये 36 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। पहले 30 थे, अब 6 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कुल मिलाकर 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और रायबरेली में एमएलसी पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत किया। तस्वीरें रायबरेली की हैं। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने नामांकन जिस दौरान किया, उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया, फूलमाला पहनाकर। और यूपी में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। बरेली रामपुर सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह ने नामांकन कराया है। नामांकन कराने के बाद बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार कुंवर महाराजा सिंह ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया। कहा कि वो सपा के बारे में नहीं जानता और इन चुनाव में सभी लोग कहा कि मेरे साथ खड़े हैं। तो नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं कुंवर महाराज और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। तो फिलहाल उन्होंने ये नामांकन के दौरान जब वो पहुंचे रामपुर सीट से कुंवर महाराज और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया वहां पर। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को नहीं जानता हूं और अपनी जीत का उन्होंने दावा भी किया। रामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुंवर महाराज और आज जब नामांकन के लिए पहुंचे तो तमाम लोग, कार्यकर्ता, नेता उनके साथ मौजूद थे, समर्थक उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा
कि मेरी जो जीत है वह इस बार निश्चित है और अपनी जीत का दावा भी कुंवर महाराज ने किया। हमारा क्षेत्र बड़ा है, रामपुर और बरेली 2 जिले हैं और यहाँ के जो हमारे मतदाता हैं, चेयरमैन हैं टाउन एरियाज के, ऐसे सब लोग हैं। इनके साथ मजबूती से खड़ा होना और इनको सहयोग करना और ये सब लोग अच्छे से काम कर सकें, ये मेरी प्रार्थना है। मेरा संगठन मजबूत है, मेरे सारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता सब पूरी टीम संगठन की खड़ी है, तो मैं तो अपने को मजबूत मानता हूँ। दूसरे के बारे में मैं किसी को टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं उनके बारे में मैं मिला नहीं कभी जिस आदमी से, और मैं सपा के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जहाँ पर पूरे राज्य आज लॉ एंड ऑर्डर इतनी बद से बद है और उसका कारण है कि आप तो सुन रहे हैं थानेदार की भी पोस्टिंग सीएम हाउस से हो रही है। जब थानेदार की पोस्टिंग यहाँ से होगी तो फिर थानेदार एसपी की भी बात को नहीं मानेंगे। एसपी का भी पोस्टिंग सुनते हैं मोटी रकम लेकर। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री पर कोयला और खनन चोरी करने का आरोप लगाया, साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा। इसी पर सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपनी दाल रोटी की चिंता करने का अधिकार है। बीजेपी को लगता है कि वो सही है तो उचित प्लेटफॉर्म पर बातों को रखना चाहिए। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने सीएम पर कई गंभीर आरोप तक लगाए। कोयला खनन में चोरी का आरोप लगाया कि किस तरह से खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, चोरी हो रही है, कोयले की खनन हो रहा है अवैध तरीके से। और विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन था, उसी दौरान हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी विधायकों ने और आरोप लगाया कोयला खनन में चोरी हो रही है, सरकार इस पर मौन क्यों है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लगातार 13वें दिन ये एक प्रदर्शन विधायकों की तरफ से किया गया, सरकार को घेरा गया पूरी तरह से और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तक इन सभी विधायकों ने की है, क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन था और उसी दौरान लगातार कोयला चोरी और साथ ही साथ अवैध खनन को लेकर सरकार को सभी ने घेरा और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो किस तरह से पत्थर बालू कोयला यहाँ से बाहर जा रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री जब अपने नाम से पत्थर खदान का ले लेता हो, जो रक्षक है, जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, इस राज्य को कौन बचाएगा। इस राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। आज हजारों करोड़ रुपया का जो है राजस्व का नुकसान इस राज्य में हो रहा है। ये मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सदन में उठाएंगे और सदन को हर हाल में हम लोग आज घेरने का, सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को तो बैकफुट में आना ही पड़ेगा। ये जो भी बातें हैं, ये लोग सिर्फ क्यों नहीं जाते हैं उचित प्लेटफॉर्म पर? यहाँ हल्ला करने से क्या होता है? उचित प्लेटफॉर्म पर जाएं। अगर ऐसी कोई उचित है, मुख्यमंत्री बिजनेस करें, ये उचित है। मुख्यमंत्री को अपने दाल रोटी का ये करने का और अधिकार नहीं है। सरकार की जो नियमावली का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जाए, तो यहाँ जाना है, यहाँ हल्ला करने से होगा। और झारखंड में विधानसभा सत्र के 13वें दिन भी विधायकों ने लगातार सदन के बाहर स्थानीय नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 25 फरवरी से इस मामले को लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता भी सड़क पर उतर चुकी है। आज भी कई लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा। 7 मार्च को आजू पार्टी ने भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, कई संगठनों का। लगातार राज्य की जनता में जनाक्रोश है इस मामले को लेकर कि सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर असंवेदनशील बनी हुई है। तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील बने और पूरे राज्य में जो आग लगा हुआ है इस मामले को लेकर, इसको बुझाने का काम करे, बुझाने का काम करे। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जल्द ही 1932 का कथियान है, एंटी सर्विस सेटलमेंट के आधार पर सरकार स्थानीय नीति लागू करे।
और आजसू आगामी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी। जेल भरो अभियान को लेकर आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दिनों हमने स्थानीय नीति, बेरोजगारी, पिछड़ों के आरक्षण, शहीदों के सम्मान को लेकर विधानसभा घेराव किया था, लेकिन वर्तमान राज्य की निरंकुश सरकार ने उनके 10,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस डालने का काम किया। लेकिन इस बार वो देखना चाहते हैं कि सरकार के जेल में कितनी जगह है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने वाली निरंकुश सरकार बाहर है। तो आजसू जेल भरो अभियान की शुरुआत करेगी। 14 अप्रैल से स्थानीय नीति, पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जेल भरो अभियान करने का घोषणा किया है। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया और संविधान के तहत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ साथ सामाजिक न्याय की बुनियाद पर संविधान को स्थापित किया। और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कार्य मंत्री श्रवण कुमार नालंदा पहुंचे, जहां पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के 3 प्रखंडों का दौरा कर लोगों से जनसंवाद स्थापित करेंगे। इसमें नूरसराय, बेन और बिहार शरीफ प्रखंड शामिल हैं और इसीलिए इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए उनके साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा पहुंचे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर दरअसल उन्होंने एक बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने इस बैठक में तमाम जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा भी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरह से आगे की जो रूपरेखा कार्यक्रम की है वो बनाई जा रही है और इसीलिए ये बैठकें उन्हीं कार्यक्रमों को देखते हुए भी हो रही है। जनसंवाद कार्यक्रम नालंदा जिले के हर प्रखंड में आयोजित की गई है। 8 मार्च को 8 अप्रैल को नालंदा जिले के 3 जगह पर, नालंदा विधानसभा के बेन प्रखंड में, नालंदा विधानसभा के बिहार शरीफ प्रखंड में और नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज बिहार शरीफ प्रखंड के कार्यकर्ताओं की आज बैठक है। तो फिलहाल ये नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर जो बैठक है वो लगातार की जा रही है और इसीलिए आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो कि नालंदा पहुंचे थे उन्होंने आगे के कार्यक्रमों को लेकर आज एक बैठक की और साथ ही साथ मीडिया को बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है वो होना है और इसीलिए इसकी तैयारी जो रूपरेखा है किस तरह से अभी बनाई जा रही है और इसीलिए तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ पूरे इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई कि कब किस तरह से कार्यक्रम संपन्न होना है और क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कल से 24 मार्च तक बिहार अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बिहार को 22 मार्च 1912 में प्रशासनिक और भौगोलिक अस्तित्व में पहचान मिली थी। बिहार दिवस को लेकर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न कलाकृतियों को एक ही छत के नीचे दिखाया जाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता रजनी शर्मा ने। गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च तक होने वाले बिहार दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है।
और इस बार कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस समारोह को लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी और 80 मजिस्ट्रेटों की तैनाती यहाँ की गई है और हर द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ बताते चलो कि 22 से 24 मार्च तक होने वाले इस समारोह के लिए 6 बेड के अस्पतालों की भी तैयारी की गई है और यहाँ पर हर तरह की वो व्यवस्था है जिससे लोग परेशान ना हो। लोगों को एंट्री करने के लिए 4 गेटें मुहैया कराए गए हैं। 5, 6, 7 और 8 गेट संख्या आम लोगों के लिए है और उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए बार बार एहतियात भी दिए जा रहे हैं और ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप 5, 6, 7 और 8 4 गेटों से प्रवेश करके और यहाँ पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा प्रहरी हर जगह पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और इसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया वॉइस, पटना। अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने द कश्मीर फाइल्स पर बैन लगाने की बात दोहराई है। दानिश अली का कहना है कि बीजेपी का एक एजेंडा चल रहा है। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस फिल्म का कैंपेन कर रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, जबकि फिल्म अधूरे तथ्यों पर बनी है। इस तरह की फिल्में नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों के लिए हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्हें वहां दोबारा बसाया जाना चाहिए, लेकिन उस दौरान पंडितों के अलावा हजारों लोग और भी ऐसे मारे गए जो कश्मीरी पंडितों को बचा रहे थे। उन्हें भी आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी अभी से इसके लिए माहौल बनाकर तैयारी कर रही है। भी ऐसी फिल्म जो तथ्यों से परे हो या अधूरे तथ्य दिखाए जा रहे हों और ऐसी फिल्म को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग उसकी जो है उसको की कैंपेन कर रहे हों, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने लोकसभा में भी कहा कि चाहे कश्मीर फाइल्स हों या गुजरात फाइल्स हों या दूसरी फाइल्स हों, ये सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ। कन्नौज में चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसा शुरू हो गई। होली के हुड़दंग में हो रही शराबखोरी से इसे और बढ़ावा दिया गया। योगी सरकार बनने की खुशी मनाते हुए बीजेपी समर्थकों पर सपा समर्थकों ने पथराव कर दिया। पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पथराव का वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस ने इस मामले में 24 नामजद सहित 46 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। सीओ सदर शिव प्रताप सिंह का कहना है उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के बाद पार्टी समर्थकों में यह झड़प हुई थी और उसी दौरान पथराव तक हुआ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमले का आरोप समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके ऊपर लगा है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 46 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल चुनाव के बाद ये एक तरह से आप देखिए खुशी जो थी बीजेपी खेमे में वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी सपा समर्थकों पर, और उन्होंने इस तरह से पत्थरबाजी की, पथराव किया, जिसमें 46 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारियां 5 लोगों की हुई है। और आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती है। शहनाई को वैश्विक स्तर पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को साल 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जयंती के अवसर पर उनके परिजनों ने वाराणसी की दरगाह पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह मरहूम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की नतनी हूँ, ग्रैंड डॉटर। आज आप लोग यहाँ पे आई हैं, उन्हें याद कर रही हैं,
बहुत मिस भी कर रहे हैं और बहुत तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं। इतने लोग आए, बड़े बड़े यही बड़े बड़े वादे कि बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ पूरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन कुछ नहीं, कोई पूछने तक नहीं आता है। अब आज की आप कंडीशन देख रहे हैं कि अब आना चाहिए उन लोगों को, उन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए, वैसे की वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं कारण क्या है, महान शख्सियत हैं और भारत रत्न हैं, जिनको दुनिया में नाम उनका है। आज उनकी 106वीं जयंती दरगाह फातमान में उनके परिवार के साथ और उनके चाहने वालों के साथ मना रहे हैं। भाई आज हम लोगों ने सुबह जो है अभी फूल माला चढ़ा के फातिहा पढ़ा गया, उसके बाद कुरान खानी की गई और उनके परिवार के लोग जो है कुरान खानी पारा पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं। तो गंगा जमनी तहजीब के तो मिसाल बिस्मिल्लाह खां साहब रहे। खां साहब गंगा जमुना तहजीब में जैसे मोती धागे में पिरोई जाती है, उसी तरीके सभी धर्मों के इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। और महोबा के कबरई कस्बे में संचालित SBI बैंक की शाखा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते बैंक के अंदर आग लगी है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो अज्ञात कारणों से यह आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। SBI बैंक की यह शाखा थी जिसके अंदर आग लगने की खबर सामने आई। तस्वीरें भी आप देखिए, अचानक से आग लगी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। और खबर गोंडा से, जहां पर रास्ते के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रास्ते का ये पूरा विवाद था, 2 गुट आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले दोनों पक्षों में और 3 लोग इसमें घायल। ये वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह से दोनों पक्षों में मारपीट हुई। तो गोंडा में मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। रास्ते के विवाद को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़े, इसकी तस्वीर सामने आई है। और बढ़ते हैं आगे, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून पहुंचे हैं बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, दोनों देहरादून पहुंचे हैं। विधानमंडल दल की बैठक में दोनों शामिल होंगे। तो राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचे हैं, 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और अब खबर यह है कि दोनों फिलहाल देहरादून पहुंच चुके हैं। विधानमंडल दल की एक बैठक होगी, उस बैठक में दोनों शामिल होंगे। पीलीभीत के बीसलपुर मार्ग पर दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारकर 17,23,400 रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया और वहां से फरार हो गए। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। गोली लगने से घायल सेल्समैन को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस को बदमाशों की जल्द तलाश है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिन दहाड़े जिस तरह से पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारी गई है, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। रघुनंदन नाम के व्यक्ति अपने पंप के जो कैश जो मुहिम था वो लेके जा रहा था। उसी वक्त 3 अज्ञात बदमाश जो है उनका नाम रघुनंदन पुकार के उन्हें गाड़ी रोका और रोकते उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाली और जो कैश भरा बैग को लूटने की प्रयास किया। इन्होंने रेसिस्ट किया, इसी बीच में इन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें रघुनंदन की पैर में गोली लगी। जो कुछ भी कैश हाथ लगा है, जो लगभग 1.5 लाख का बताया जा रहा है, वो लेके भागने में सफल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।